अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV। बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदलती जा रही है। कुछ देर पहले ही पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद एक नया आइनी ड्राफ्ट मंजर-ए-आम पे आया है, जो बज़ाहिर नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इत्तफाक का नतीजा है। और अब यही ड्राफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी शेयर किया गया है। इसमें जो नई चीज़ें आई हैं, एक चीज़ वाज़ेह हो रही है इस ड्राफ्ट से कि कम से कम जो वफाकी आइनी अदालत का जो तजवीज़ थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम तीनों ने इत्तफाक किया है कि वफाकी आइनी अदालत नहीं बनाई जाएगी। और इसके बाद जो अब दूसरी बड़ी तजवीज़ सामने आई है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उनका इंतखाब एक कमेटी करेगी, पार्लिमानी कमेटी करेगी, और 3 जजों का पैनल होगा, सीनियर तरीन जजेस का, उसमें से इंतखाब होगा। अब इस तजवीज़ जो कि अब तहरीरी तौर पे ड्राफ्ट सामने आया है, इसके मुताबिक तो यूँ लगता है कि जो मौजूदा आइन है, आइन का आर्टिकल 175, जिसके तहत चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद सीनियर तरीन जज जो है वो चीफ जस्टिस बनता है, अब उसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के आज खुद या ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। और अब 3 जजों का पैनल, अगर ये आइनी ड्राफ्ट मंजूर हो गया आइंदा चंद दिनों में, तो फिर उस 3 जजों के पैनल में से नया चीफ जस्टिस आएगा। और 3 जजों का पैनल जो इस नए आइनी ड्राफ्ट के तहत भी बन रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर तरीन जज, और उनके बाद जो सीनियर तरीन हैं जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उनके बाद जो सीनियर तरीन हैं वो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। तो वाज़े तौर पे ये जो अब तजवीज़ आई है, इससे ये लगता है कि ये आइनी तरमीम जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये 2 जजेस हैं जिनके हवाले से हुकूमत ने बरमला और खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। महज अब एक जस्टिस याहिया आफरीदी को 3 जजों के पैनल में लाने का मकसद यही है कि आइंदा चीफ जस्टिस भी वही होंगे। आखिर इस नए आइनी ड्राफ्ट के बाद सूरत हाल होगी क्या, इसके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये ड्राफ्ट PTI के साथ भी शेयर कर दिया गया है। और बज़ाहिर हामिद खान एडवोकेट की भी जो तकरीर सामने आई है, उसमें यही कहा गया है कि PTI जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस तस्लीम नहीं करेगी। तो लगता ये है कि ये जो पैनल वाला मामला है, इस पे भी PTI रजामंद नहीं होगी। और ये आइनी ड्राफ्ट जो है कल तक कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ही वानों में अलग अलग, अगर इसे 2/3 अक्सर से मंजूर करवाया जा सकता है तो फिर ये आइन का हिस्सा बन जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा कि क्या बंदे पूरे हैं, और बंदे पूरे हैं या नहीं, ये एक ऐसा $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब सिर्फ उसी रोज़ और उसी वक्त ही हमें मिल पाएगा कि जिस रोज़ ये ड्राफ्ट जो है आइनी तरमीम का कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होगा और वहाँ पे वोटिंग होगी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और मेरी दाएं जानब साकिब बशीर। हसनात मलिक, आपको क्या लग रहा है? बज़ाहिर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वफाकी आइनी अदालत के जो डंके बजाए जा रहे थे, अब वो ढोल फट चुके हैं, और अब जो है वो सिर्फ बात हो रही है पैनल की। तो मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स में भी कि ये जो वफाकी आइनी अदालत था, ये एक किस्म की स्मोक स्क्रीन थी, ये एक किस्म का एक वो धूल थी जो उड़ाई गई, जिसकी पस पर्दा जो असल साजिश ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस न बनने दिया जाए। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या तमाम बड़ी सियासी जमातें एक पेज पे हैं कि ये पैनल के ज़रिए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा? देखिए, हैरानगी है कि ये जो अब ड्राफ्ट हमारे सामने आया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न होगी, और डिवीज़न जो है वो जो जज हैं वो कोई सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, वो जुडिशल कमीशन नॉमिनेट करेगा। अब जुडिशल कमीशन नॉमिनेट करेगा, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग जो है वो जुडिशल कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जजेस की अपॉइंटमेंट तो सुनी है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल केस सुनने का मामला, ये जुडिशल कमीशन कैसे करेगा? वाज़े प्लान है अदलिया को कंट्रोल करने का। और जैसे याहिया आफरीदी पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो एक उसमें शक्ल लिखी गई है कि कोई भी चीफ जस्टिस होगा उसका मैक्सिमम टेन्योर 3 साल होगा, और अगर उसकी एज पहले 65 साल होगी तो वो रिटायर हो जाएगा। ये सिर्फ ये है कि मंसूर अली शाह से हटाया जाए, मंसूर अली शाह की रुकावट जो बनी जा रही है विद इन इंस्टीट्यूशन भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कसर नहीं छोड़ी, और बार बार उनके हवाले से एक बात की गई, प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो
तो प्लान के साथ नहीं चले, वो तो बीच में निकल गए। मखसूस नशिस्तों में प्लान बी सी जो मंदुखेल साहब का था उसमें बात करके हमसे निकल गए, तो कागज़ तो उनके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही ख़राब किए, जिसने की ये नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं। वो हर बंदे की अपनी अपनी चीज़ है। मंसूर अली शाह साहब ने जो एहसान किया अब उनका बदला तो उन्हें मिलेगा जो अपने दौर में। दूसरी बात यह है कि ये देख लें अस्सलाम मलिक साहब के काजी फायज ईसा ने आज आइनी दरख्वास्त जो निपटाई है, जो वापस ले ली एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी ने, जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ थी, उसमें उन्होंने आज रिमार्क्स में कहा कि मेरे दौर में तो आपका केस नहीं लगेगा, मेरे बाद लगवा लेना या लग जाएगा। तो इसका मतलब है उन्होंने तो कह दिया वो रिटायर हो रहे हैं। तो जाते जाते काजी फायज ईसा ने जो कार्रवाइयाँ डाली हैं, 63A का फ़ैसला है, तो आपको लगता है कि वो 63A के फ़ैसले की मदद से अब ये तरमीम जो है मंजूर करना शायद आसान हो जाए, अगर नामुमकिन ना भी हो? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इंस्टीट्यूशन की तबाही जो है, मैं तो ब्लेम नहीं करूँगा हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को। वो काजी फैसल साहब हैं, उन्होंने शुरुआत पूरा साल जो फैसले उन्होंने किए, पूरी मेहनत की कि किस तरह 2/3 हुकूमत की पूरी की जाए। उसके लिए मखसूस नशिस्तों में की रिकाउंटिंग में 3 वोट इलेक्शन कमीशन के फैसले रिस्टोर करके नून लीग की सीटें बढ़ा दी, PTI की 3 विकटें गिरा दी, फिर मजीद कसर रह गई तो फिर 63A में कर दी पूरी। तो काजी साहब की खिदमात तो मेरा ख्याल है कि ऐसी खिदमात हैं उन पे तो सेमिनार्स होने चाहिए और मुल्क में लोगों को बल्कि ये सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस आए, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वो जो खिदमात हासिल की, मेरा ख्याल है कि इरशाद हसन खान और सारे पीछे रह गए। अगर आप इनको गौर करें एक साल, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि अब इंस्टीट्यूशन कैसे ऊपर आएगा, कैसे इतना वीक हो चुका। और इसका मजीद कसर आप उन्होंने क्या की कि ताकि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना हो, मुनीब साहब से तो वैसे ही रेवलरी है, तो इनको हालात ऐसे नए पे पहुँचाए जाएँ कि ये रिज़ाइन कर दें, या अफरीदी साहब धीमी मिजाज के लोग हैं जी, उनको जो है वो उनके साथ सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाए। और यही बात आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की कि जो चीफ जस्टिस बन जाए उसके साथ मेजॉरिटी मिल जाती। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ही, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मंसूर अली शाह को और विजय अफरीदी पे और इस पार्लियामेंट जो बनी है, सबको पता है ये कैसे बनी है, क्रिएट की गई है, उसके जरिए अदलिया को तबाह किया जा रहा है। तो ये आपकी बात तो आ गई अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो नई तरमीम का नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि एक जुडिशल कमीशन ये तय करेगा कि कोई भी अगर आइनी दरख्वास्त आती है, आइनी मामला आता है, तो उसके सुनने वाले जजेस कौन से होंगे, कितने होंगे, और हर दफ़ा एक नया आइनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। और जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट के भी 4 अरकान होंगे, 2 सेनेट के, 2 कौमी असम्बली के, और ये कोई अरकान पार्लियामेंट से ही लिए जाएंगे। शुरू में देखें 2 नेशनल असम्बली के होंगे, 2 सेनेट के होंगे, और बाकी वो पुराने जुडिशल अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर होंगे। ये कितने 6 बनते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल भी तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का नामजा, चीफ जस्टिस का नामजा रिटायर्ड जज हो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 5 जज हैं रिटायर्ड। हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा कि हुकूमत बैठ के जुडिशल कमीशन में ये तय करेगी, साकिब बशीर साहब, कि ये जो आइनी मामला है इसको कौन से जजेस सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर थे, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट ले आया कि भाई 3 जजेस की कमेटी होगी, उस पर बड़ी वाहवाह हुई और काजी फायज ईसा ने भी बड़ी दाद समेटी कि भाई अपने अख्तियार दे दिए उन्होंने, मगर फिर ऑर्डिनेंस आ गया और दोबारा से मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को बना दिया गया। अब तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गई है और वो बैठ के तय करेगी कि कौन से केसेस जो हैं वो कौन सा बेंच सुनेगा, कौन से जजेस सुनेंगे। तो ये तो बीच चौराहे में जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की इज्जत नहीं लुट गई, बीच चौराहे में सड़क पे आके अब सियासतदान तय करेंगे कि कौन से आइनी बेंच में कौन सा जज बैठेगा। फैसल सिद्दीकी जो है सीनियर वकील हैं, उन्होंने जो कराची कन्वेंशन था उन्होंने जो बात की मैं बिल्कुल उस पर सेकेंड करूँगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ आज अदलिया के साथ हो रहा है, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है, जो कंप्रोमाइज़ होने जा रही है, जो कंट्रोल एग्जेक्टिव अपना बढ़ा रहा है, उसका ज़िम्मेदार उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिशियंस को भी नहीं कहूँगा, मैं किसी थर्ड फोर्स को भी नहीं कहूँगा, किसी और को भी नहीं कहूँगा, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। उनकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे और अब जो है वो वहाँ से कंट्रोल है जुडिशरी पे वो जो है वो होने जा रहा है। जो बात आपने की कि जुडिशल कमीशन बनेगा और वो सारा कुछ करेगा, लेकिन इसमें एक और सवाल भी है। फ़र्ज़ करें कि 3 के पैनल में से चीफ जस्टिस आता है और वो होते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, तो क्या जस्टिस याह्या अफरीदी ने कोई कमिटमेंट, जिस तरह की कमिटमेंट का ये हमें तासुर मिल रहा था कि मंसूर अली शाह साहब को कहा जा रहा है कि आएँ, चाय पे बैठें, कुछ मामलात करते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा,
तो क्या जो दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, मतलब तीसरे नंबर का ही फर्ज कर लें, तो क्या वो कमिटमेंट देकर आएंगे? एक बात। और क्या आइंदा से जितने भी हुकूमत के रिलेटेड मामलात होंगे या इनके खिलाफ होंगे वो उस कमिटमेंट पे पूरे उतरेंगे, या जो जो जजेस की तैनाती भी कमीशन नहीं करनी है, या बाकी जो मामलात इंटरनली सुप्रीम कोर्ट के अगर कमीशन के हाथ में आते हैं तो जो चीफ जस्टिस होगा और उसका जो नॉमिनी होगा वो जो है वो हुकूमत के कहे पर चलेंगे? तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात डेफिनेटली उस चीफ जस्टिस को देना होंगे, उन पे जो बहुत बड़ा बर्डन होगा। फिर एक और बात भी है कि जो हम सुनते थे कि वो अफरीदी शाह मिनल्ला एक जो है वो लॉ फर्म थी, जब ये जैसे याया अफरीदी जिसके हिस्सा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह हिस्सा थे, जस्टिस अतर मिनल्ला उसका हिस्सा थे, ये तीनों जजेस थे। फिर जस्टिस याया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, पहले जज लगे, फिर चीफ जस्टिस, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह बने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला बने। अब जाकर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो राइट बनता है, अब उनका राइट खत्म करके जानबूझ के हुकूमत जो है वो उनको पीछे धकेल कर याया अफरीदी को ला रही है। तो क्या वो जो पुरानी जो दोस्तियां थी, यारी थी, कहीं ना कहीं बचपन से जो थी, तो वो, और ख़ास तौर पर जो लायर मूवमेंट है, उस लायर मूवमेंट में ये तीनों जो जजेस हैं ये इकट्ठे थे, इकट्ठे मूव कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। तो वो क्या वो पुरानी चीज़ें, और क्या जस्टिस याया अफरीदी के आने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का होल्ड रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डिफेक्टो चीफ जस्टिस की बात जो आप कर रहे थे? मेरा तो ख्याल है वकील अजन साहब ये होगा, अगर ये हुकूमत करने जा रही है, पता नहीं इनको कौन एडवाइस कर रहा है, क्योंकि ख्वाहिश किसी की होती है, तो वकील की तो ड्यूटी है ना कि जो क्लाइंट जो कहे वो पूरा कर दो। यहाँ कुछ लोग हैं जो वकील होते हैं, वो कहते हैं आर्गूमेंट नहीं किए जाते, आपको फीस पे नज़र रखनी चाहिए। अब ये होगा कि जैसे मुनीब और जैसे मंसूर अली शाह को आप सुपरसीड करेंगे, तो क्या वो चुप करके बैठेंगे? कभी वो पाकिस्तान की कितनी बार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार हैं, डिवीज़न बार हैं, हाई कोर्ट की तहसील बार हैं, वो वहाँ दौरे शुरू हो जाएंगे मंसूर अली शाह से। कभी जी वो कहाँ सरगोदा बार जा रहे हैं, कभी बिहाड़ी जा रहे हैं, लोअर जुडिशरी में उनकी बड़ी सपोर्ट है। और आपका क्या ख्याल है, ये जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चुप करके बैठ जाएंगी? सबको पता है कि मंसूर अली शाह को रोकने के लिए सारा प्लान हो रहा है। FCC, मैं एग्री करता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो उन्होंने जानबूझ के इसका हवा क्रिएट किया ताकि जो असल वारदात डालनी है वो लोग कहेंगे जी बस ये हो गया, FCC से बच गए हैं, काजी फैसल घर जा रहे हैं, तो यौम निजात आप मना रहे हैं, बस अब हो गया जी हो गया। मसला असल ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो सुप्रीम कोर्ट में तबाही अब होने जा रही है वो उसी तरह ही होने जा रही है, FCC के से ज़्यादा बल्कि होने जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अब वो भी काई साहब ने भी आज थोड़ा सा अंदिया दिया है, तो गो के काई साहब अभी भी 5-6 दिन निज़ाम की गारंटी देंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक दफ़ा जो है वो याया अफरीदी साहब आ जाएं, फिर चीज़ें कंट्रोल कर ली जाएंगी, जिसके चांसेस हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है हसनात मलिक और साकिब बशीर आपसे भी, और मैं ख़ुद से भी ये अपना सवाल कर रहा हूँ कि क्या जस्टिस याया अफरीदी बतौर एक जज, क्या उनको अपने ब्रदर जजेस को बाईपास करना चाहिए? और अगर उन्हें ऑफ़र हो भी जाती है तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, क्या वो अपने असूलों की खातर ऐसी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स ठुकरा नहीं सकता? और अगर जस्टिस याया अफरीदी ऐसा इनकार करते हैं तो आइन के अंदर तो पीछे फिर 2 जजेस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ना फिर हुकूमत को, क्योंकि आइन के अंदर जो मंदोखेल साहब ये प्लान ही हो, आइन में अगर 3 का उन्होंने रखा हुआ है तो फिर दोबारा से 2 तारीख को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो उन्हें बाकी 2 में से ही चुनना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा जस्टिस याया अफरीदी की शख्सियत के ऊपर भी, अगर उन्होंने ये ओहदा कबूल कर लिया, ये जानते पूछते हुए भी कि ये हुकूमत बदनीयती के साथ ये आईनी तरमीम कर रही है और हुकूमत जो है मखसूस नशस्तों के केस के ऊपर अमल दरामद रोकने के लिए ये सब कुछ कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिस याया अफरीदी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और क्विकली ये बताएं, मैं साकिब आपसे एक जो एंगल में बात करता हूँ, आज भी हामिद खान जो है उन्होंने सेनेट में वो जा रहे थे तो उन्होंने बात की है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। अगर जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो कर लेते हैं, वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो फिर उनको जेर में रखना चाहिए कि माजी में तो चले ठीक है वो अपने आप को हर मामले में साइड पे रखते रहे हैं, तो वो फिर ज़हनी तौर पर तैयार रहें
कि एक वकला की मूवमेंट भी बन सकती है, वकीलों के सख्त रवैयों का उनको सामना हो सकता है और बहुत सारा जो है वो बहरान जो है वो उनके सामने आएगा, फिर उसको वो कैसे उन्होंने टैकल करना है ये भी उनको ज़हन में होना चाहिए। हम याहिया अफरीदी साहब से तो एक्सपेक्ट, असल तो चीज़ है कि गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ करना चाह रही है, इससे मेलाफाइड वाज़े हो गई है कि आप ये जो 1 साल से पैकेज पहले ये था कि काजी फैसल साहब 3 साल हों, निज़ाम चलता रहे, असल चाह रहे हैं कि अगले 2 साल 3 साल निज़ाम में मसला ना हो। मौलाना फजल रहमान पे भी दबाव ऐसी ऐसी जगह से डलवाया जा रहा है कि वो ताकि ना कर सके, और ये याहिया अफरीदी साहब की कोशिश ये है कि 3 साल जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो शेख रशीद साहब कहते हैं सत्तू पी के सो जाएं, मतलब इनको कोई ये बात ना करें, हम जो मर्जी किसी की पकड़ दकड़ करें सारे मामले में। सुप्रीम कोर्ट के जज किसी मामले में, याहिया अफरीदी भाई ये हैं वो उन्होंने कुछ कहना ही नहीं है, जो मर्जी होता रहेगा, तो ये मामला हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का प्लान तो वादे अब हो गया है, मजीद हो गया है कि मंसूर अली शाह को रोकने का पूरा प्लान है, और दिखाया ये जा रहा है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, एक हुकूमत की तबका जो है वो कह रहा है कि जी मंसूर अली शाह ही नोटिफाई, लेकिन मंसूर अली शाह ये जो अमेंडमेंट के बाद फिर आप क्यों करना चाह रहे हैं? ये अमेंडमेंट तो डायरेक्टली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट कर रही है, ये जुडिशियल रिफॉर्म नहीं है, ये कंट्रोल है जमहूरियत अदलिया पे, और उसका सेहरा जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल को जाएगा। जी अच्छा, अब ये बताएं कि अगर इस आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाता है, ये जब तरमीम हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है ये आइनी पटिशन दायर होगी, जब आइनी पटिशन दायर होगी तो उस पर आइनी बेंच बनेगा, जब आइनी बेंच बनेगा तो जुडिशल कमीशन ये तय करेगा जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, याहिया अफरीदी होंगे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, नामजद जो रिटायर्ड जजेस, बार कौंसिल के नुमाइंदे जो अक्सरियत में, वो तय करेंगे कि हुकूमत की मंजूर करदा जो आइनी तरमीम है या पार्लियामेंट की जो मंजूर करदा आइनी तरमीम है उसको कौन से जजेस सुनेंगे, कितने जजेस सुनेंगे। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये अमेंडमेंट जब ये चैलेंज, तो ज़ाहिर बात है ये हो जानी है, और अमेंडमेंट ये केस भी फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे मुनीब का तो नहीं पता, लेकिन मंसूर अली शाह को तो हर तरफ से दावतें आएंगी कि आप बार में आएँ, खिताब करें, और वहाँ जो खिताब होगा वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें होंगी। मेरा ख्याल है ये पता नहीं कौन इनको एडवाइस कर रहा है कि 3 साल सिक्योर करने के लिए, 3 साल सिक्योर नहीं होंगे, रोज़ एक बयानिया चलेगा बाहर में, और बाहर के जो लोग हैं अली अहमद खुर जब बात करेंगे तो वो जर्नलों कर्नलों के अलावा तो बात ही नहीं करेंगे। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इससे क्या फ़ायदा क्या होगा। और ये अब कमरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है, ये कोई और ही खेल है कि जी आप जो कमेटी बनेगी, अपॉइंट करेगी इस पैनल का, वो कहा गया कि पहली जो कमेटी है वो चीफ जस्टिस जो पहला जो यानी काजी फैसल की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले उन्होंने नामजद करना है चीफ जस्टिस। तो इसका मतलब ये आज वाज़ेह हो गया है कि 21 तारीख से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, क्योंकि 3 दिन पहले इन्होंने नामजद करना है। अगर होगी तो ये नहीं हो, हाँ ज़ाहिर बात है, लेकिन कितनी पकड़ धकड़ के बाद अब आपके ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल, कल तो कोई पता नहीं कोई किसी के खाके बना के किसी के जने कि जी फलां ये एमएनए है, सेनेटर है, कोई पता चल सकता है कोई? साकिब बशीर, आपको क्या लग रहा है? देखिए सारी पार्टियां अगर एक सफ़े पे आ भी जाएँ, पीटीआई को अगर आप बाहर भी कर दें, तो आपको लगता है कि हुकूमत के बंदे पूरे हैं, और ये जो काजी फैसल ने जाते जाते 63A का फ़ैसला दिया है, इसके बाद हुकूमत के लिए आसानी होगी बंदे पूरे करने के लिए? 63A का फैसला तो वो उस पर बहुत ज़्यादा बात हम तब भी करते रहे हैं, अब भी करते रहे हैं कि वो जो उसकी मखसूस सियासी हालात थे वो दुरुस्त नहीं थे। उस मखसूस सियासी हालात में जो फ़ैसला किया गया, और अब जो है वो पकड़ दकड़ अख्तर मैंगल जो उनकी हो रही है, या उनकी पार्टी के सेनेटर्स को उठाया जा रहा है, पीटीआई के सेनेटर्स या एमएनएस को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, तो सारा सेहरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उस सहूलतकारी पे जाता है। एक और जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर वो आइनी जो बेंच बना रहे हैं 5 जजेस का, तो आइनी बेंच के ख़िलाफ़ क्या नज़रसानी होगी या अपील होगी? अगर अपील होगी, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने दी थी पहले कि अपील होगी, क्योंकि अपील में दोबारा पूरा केस खुलता है, नज़रसानी में तो बहुत लिमिटेड जो है वो उसमें स्कोप होता है, तो अपील में क्या जो सीनियर जजेस पहले सुनेंगे, उसके बाद बाकी जजेस जो रह जाएंगे, हतमी मामला उनके हाथ में जाएगा? तो ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। एक और बड़ी जो है अहम चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सोच ये भी थी कि आज का जो केस था
कि आइनी तरमीम के हवाले से आबिद ज़ुबैरी साहब के जिसमें वो थे, तो उस केस में ये एक सोच मौजूद थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फुल कोर्ट जो है वो बना सकते थे। अगर वो बना देते, क्योंकि ये सबको पता है कि हामिद खान, आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने ये विड्रॉल क्यों की है। उनको पता था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब लिख देंगे, बोल देंगे रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, तो वो उनकी काज को नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो इस किस्म की सिचुएशन में जाते कि जाते जाते इस पर फुल कोर्ट बनाते या कोई ऐसी चीज़ निकालते, तो हो सकता है जो मेरा ख्याल में कम से कम जाते जाते उनके पढ़ने में भी कुछ अच्छी चीज़ जो है वो आ जाती। मेरा नहीं ख्याल, काजी साहब ने अभी तक जो फैसले कर दिए हैं उन फैसलों का इतना नुकसान हो चुका है कि ये डैमेज बियॉन्ड कंट्रोल हो गया है। अब इररेपरेबल डैमेज हो गया अदलिया को। जो काजी साहब ने बल्ले के निशान से लेके 63A से लेके जो है ना ये जो फैसले किए हैं, अब जो मर्ज़ी काजी साहब नाक से लकीरें भी निकाल लेना तो काजी साहब को जस्टिस मुनीर की तरह याद रखा जाएगा। बल्कि मैं समझूंगा कि वो ऐसे चीफ जस्टिस हैं कि उनको अपनी खुद सुप्रीम कोर्ट के अपनी अदालत के अदालती कत्ल के लिए याद रखा जाएगा। क्योंकि अब देखें ना, सियासतदान ये फैसले करेंगे हर रोज़ आइनी दरख्वास्तों पे कि कौन सा जज सुनेगा, कौन सा बेंच सुनेगा, और ये डेली बेसिस पे काम होगा। एक और इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगा कि जो बात हसनात मलिक साहब ने की कि बार एसोसिएशन बुलाएंगी, अभी तक की हमारी इतला के मुताबिक बार एसोसिएशन ने उनको अपने खिताब के लिए दावतें देना शुरू कर दी हैं। अब अवॉइड जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं, अब उन पे है कि वो किस दिन आएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत दूर नहीं है, जो मर्जी हो जाए। अगर वो नहीं आते 26 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 6 साहब ने भी बाहर के दौरे शुरू कर दिए रिटायरमेंट के बाद। चले एक और बात ये है कि अंडे खाने का शौक है। एक चीज़ ऐड कर दूं, जो आमर था, डिक्टेटर था, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, वो 99 थे इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, और उसके बाद जब बारी आई उनकी, जब उनको पकड़ा गया, मुख्तलिफ केसेस में वो जाना शुरू हुए, तो उनके साथ जो हशर हुआ वो मेरा ख्याल में सबको पता होना चाहिए। तो काजी साहब की पजीराई आम आवाम में कितनी है, उनको यकीनी तौर पर अंदाजा होना चाहिए। मैंने अभी एक और चीज़ ड्राफ्ट में देखी है कि जो पहले अपीलें रिव्यू पेंडिंग हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन डिवीज़न में शामिल, यानी जो असल वारदात है वो एक रिजर्व सीटों का केस भी नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, उसके पास आएगा जो नजरसानी है, और वो फिर बेंच बनेगा और वो डिसाइड। और वो जो धांधली वाला केस है 184(3) वाला, वो भी आईनी मामला है। वो मामला देखिए ना, इस वक्त सारा प्रॉब्लम तो यही है ना, निज़ाम को चलाने के लिए हर चीज़ फोर्ज की जा रही। हालांकि निज़ाम को मैं तो यही कह रहा हूँ कि ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी। तो ये, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना, फिर वही बात आती है काई साहब की कि मार्शल अदवार में चीफ जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ये करते थे कि आइन सस्पेंड कर देते थे और छोटा मोटा काम चल। पहली दफ़ा काई साहब को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने आइनी ढांचे को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश, क्रेडिट कह रहे हैं, सहूलतकारी दी है। ये तो डिस्क्रेडिट है। चाहे जो आप, मेरे ख्याल में उन्होंने जो काम किया है वो अपने आप को कहते हैं कि क्रेडिट है उनका। आइनी ढांचा ख़त्म करने की सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट से किसने की, सबको पता। अच्छा, मेरे ख्याल में जिस तरह जस्टिस मुनीर का भूत, मौलवी मुश्ताक का भूत अभी तक हमारी अदलिया को हॉन्ट करता है, तो इसी तरह काजी फाइज ईसा के किए गए फैसलों का जो भूत है वो भी कई नस्लों तक हमारी अदलिया को और हमारे सियासी और आईनी निज़ाम को हॉन्ट करता रहेगा और डराता रहेगा। अब देखिए, कल अगर ये बिल जब टेबल होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि सियासी जमातें एक सफ़े पे आ भी जाएँ, उसके बावजूद भी बंदे कैसे पूरे होंगे, और क्या PTI के कुछ लोग अवेलेबल हो जाएंगे, दस्तयाब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें कल ही मालूम हो सकेगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।